हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 7 जुलाई। वीडियो के संबंध में कोई ये डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट उसमें, या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ कुछ रहने वाली हैं। एक तो कैबिनेट का यहाँ पर कुछ विस्तार होने जा रहा है और बात की जाएगी पनामा पेपर्स की। तो देखेंगे इसके बारे में विस्तार से क्या क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये कुछ। तो पेज नंबर में बात की जा रही है, मोदी 2.0 सरकार की बात की जा रही है। पहला कैबिनेट विस्तार है ये, तो आज संभव हो सकता है इसमें युवाओं को इसमें कई जगह प्लेसमेंट किया जाएगा इनका। यानी कि देखा जा रहा है कि इस बार काफ़ी अच्छी भागीदारी रहने वाली युवाओं की। तो बात की जा रही है भाजपा की फ्यूचर ब्रिगेड के बारे में यहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट आप नाम देख सकते हैं। ये चुनाव और शक्ति संतुलन पर नज़र रखते हुए इनके द्वारा कुछ ऐसे फेरबदल किए जाएंगे। आज संभवतः ये हो जाएगा काम। तो देख सकते हैं ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो कि कांग्रेस से आए हुए हैं, जितिन प्रसाद ये भी कांग्रेस से आए हुए हैं। तो इनको किस प्रकार से यंग लीडर्स हैं ये कुछ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, शांतनु ठाकुर, निशित प्रमाणिक, वरुण गांधी, BY राघवेंद्र, पंकजा मुंडे, जामयांग नामाग्याल, देवेंद्र फडणवीस। तो इनको कुछ नई जिम्मेदारियां देने जा रही है मोदी सरकार। यानी कि जो कैबिनेट है, जो सेंट्रल कैबिनेट है भारत की, वहाँ पे इनको कहीं ना कहीं प्लेस किया जाएगा, इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये बात की जा रही है। इसके अलावा कुछ और फेरबदल किए गए हैं। तो ये फेरबदल हैं कि 8 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा नेता हैं थावरचंद गहलोत। तो थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 8 के 8 नाम आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। तो थावरचंद गहलोत कर्नाटक में नियुक्त किया गया है इनको। मंगू भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। यहाँ पे ये बताया गया 77 वर्षीय पटेल की छवि दक्षिण गुजरात के आदिवासी नेता के रूप में रही है। यानी कि ये गुजरात से आते हैं मंगू भाई पटेल, इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा बताया गया है श्रीधरन पिल्लई को मिजोरम से गोवा यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है। यानी कि श्रीधरन पिल्लई को मिजोरम से गोवा यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य को हरियाणा से त्रिपुरा ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि पहले ये हरियाणा से राज्यपाल थे, अब इनको त्रिपुरा पहुंचा दिया गया है। रमेश बैस को त्रिपुरा से झारखंड पहुंचा दिया गया है। बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश की जगह हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं हरिबाबू कंबमपति अब मिजोरम, तो राजेंद्र विश्वनाथ लेकर अब हिमाचल के नए राज्यपाल होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, 8 के 8 राज्य। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, आप नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 8 राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे राज्यपाल के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, क्या केसेज हैं उनके संबंध में। तो ये बड़ी तसल्ली से आप सुनिएगा, ऐसे बहुत अच्छी समझ आपकी विकसित हो जाएगी, स्पेशली राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल के जो आर्टिकल्स हैं ये 153 जो आर्टिकल है वहाँ से शुरू होते हैं और भाग है 6, यानी कि 6 भाग है भारतीय संविधान का। उसमें बात की जाती है राज्यपाल के बारे में। तो सबसे पहले है आर्टिकल 153 की हम बात करते हैं। तो गवर्नेंस ऑफ स्टेट की यहाँ बात की जाती है, यानी कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। ये बात कहाँ बोली गई है, तो ये बोली गई है 153 आर्टिकल के तहत। फिर यहाँ पे बताया गया है 154 आर्टिकल की बात की गई है। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति हैं वो राज्यपाल में निहित है, ये बात बोली जाती है यहाँ पे। यानी कि जो भी कार्यकारी काम होते हैं वो राज्यपाल के ही नाम से किए जाते हैं, ऐसी बात बोली जाती है 154 में। यानी कि कार्यपालिका की शक्ति राज्य में निहित है, राज्यपाल में निहित है। The executive power of the state shall be vested in the governor, shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। यानी कि इनमें ही पावर निहित होती है और इन्हीं के नाम से काम सारे के सारे किए जाते हैं। ये बात है 154 में। 155 आर्टिकल बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की। गवर्नमेंट की जो नियुक्ति की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। जो नई नियुक्ति की गई है और जो ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो आर्टिकल 155 का जिक्र है इसीलिए कि गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो वारंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट एक बात है। आर्टिकल 156 बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर के ऑफिस का टर्म की बात की गई है। तो टर्म की यदि हम बात करें गवर्नर की, वैसे जनरली देखा जाए तो 5 साल के लिए इनको मतलब बनाया जाता है। जनरली ये 5 साल का एक टर्म होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है इनके लिए। यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है
द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक गवर्नर अपने पद पर बने रह सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा ट्रांसफ़र किए गए इमीडिएटली गवर्नर्स के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि प्रेसिडेंट कब उनको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कब हटाना चाहते हैं पद से, ये सब प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है यहाँ पे। तो आर्टिकल 157 बात करता है क्वालिफिकेशंस के बारे में, योग्यता क्या है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज अ गवर्नर, गवर्नर यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यताएं क्या है यहाँ पे बताया गया है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर अनलेस ही सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि कोई व्यक्ति जरूरी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ये दो इम्पॉर्टेंट इसकी क्वालिफिकेशन है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु और भारत का नागरिक। इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसका नहीं होना चाहिए गवर्नर का, ये भी एक क्वालिफिकेशन में शामिल रहता है। लेकिन ये दो चीज़ें मेजर हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखते हैं 158 आर्टिकल, ये बात करता है कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, गवर्नर के ऑफिस की कंडीशंस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो बात कर रहे हैं गवर्नर शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस पार्लियामेंट और ऑफ ए लेजिस्लेचर ऑफ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। ये बताया गया है, ये कंडीशन बताई गई गवर्नर के लिए कि गवर्नर ना तो पार्लियामेंट का हिस्सा होगा ना ही लेजिस्लेचर का कोई हिस्सा होगा, यानी कि उसका मेंबर नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। द गवर्नर शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कोई वो लाभ का पद धारण करते हुए नहीं होंगे गवर्नर, ये बात बोली गई है, कंडीशन जो है गवर्नर की एक। तीसरा बोला गया है द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ द गवर्नर शेल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में गवर्नर के जो लाभ परिलाभ जो भत्ते उनको मिलते हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कटौती कमी नहीं की जाएगी, ये बताया गया है। ये कंडीशन शर्तें बताई गई हैं। शर्त यदि पूछा जाए गवर्नर के बारे में शर्तों के बारे में तो अनुच्छेद 158 के तहत इसको लिखा गया है। एक 159 बात करते हैं यहाँ पे, ये बात की जाती है शपथ यानी कि ओथ और एफर्मेशन बाय द गवर्नर। तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो होते हैं रिलेवेंट स्टेट के, उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट यहाँ पे कौन कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं कौन, भारत के राष्ट्रपति, राइट। लेकिन इनको शपथ दिलाने का काम कर रहे हैं कौन, जो स्टेट हैं, जो रिलेवेंट स्टेट है उसके चीफ जस्टिस। यदि चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है तो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनके द्वारा ये शपथ दिलाई जाती है। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा, यदि हटाना होगा तो भी राष्ट्रपति हटाएंगे क्योंकि अपॉइंटमेंट उनके द्वारा किया गया है। आप ये याद रखिए कॉन्सेप्ट कि यदि उनको अपॉइंट जिसने किया है वही उनको हटा रहे हैं। वहाँ पे मैंने बताया था प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन जो इनको ओथ दिलाने का काम है वो डिफरेंट पर्सन के द्वारा की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है। आर्टिकल 160 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटीजेंसीज, यानी कि कुछ संदिग्धताएं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं उसमें उनके जो फंक्शंस हैं उनकी बात की जा रही है कि किस प्रकार से निभाते हैं। द प्रेसिडेंट में मेक सच प्रोविजन एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कंटीजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दिस चैप्टर। यानी कि यहाँ बात की गई है कुछ सर्टेन कंडीशंस की बात की गई है, वहाँ पे किस प्रकार से राज्यपाल अपने काम करते हैं उन परिस्थितियों में, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है आर्टिकल 160 के अंदर। आर्टिकल 160 के बाद है आर्टिकल 161, ये कर रहा है बात पावर ऑफ गवर्नर, गवर्नर की शक्ति की बात कर रहा है, टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेज। यहाँ बात की जा रही है राज्यपाल की पावर की कि वो जो सजाएं होती हैं उनको माफ़ कर सकता है लेकिन मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट शब्द पूछा जा सकता है आपसे। मृत्युदंड को माफ़ करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को इस प्रकार की पावर दी गई है। तो यहाँ बता रहे हैं द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, यानी माफ़ी दी जा सकती है, रिप्रीव सजाओं में कमी की जा सकती है, रेस्पाइट कुछ ढील दी जा सकती है, रेमिशंस और पनिशमेंट और रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट और to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends। यानी कि अपने स्टेट के संबंध में बात की जा रही है, उस राज्य के संबंध में बात की जा रही है। इस प्रकार की पावर है उनको कि वहाँ पे वो इस प्रकार की माफ़ी दे सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड के मामले में इनको अधिकार नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 162 की बात की जा रही है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। ये क्या बात है, ये बात बोली गई है, आपने शेड्यूल 7 का नाम सुना होगा। 7वीं अनुसूची में बात की गई है यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की और कॉन्करेंट लिस्ट की। तो यूनियन लिस्ट पे कानून बनाएगा जो पार्लियामेंट है, स्टेट लिस्ट पे कानून बनाएगा जो भी रिलेवेंट वहाँ की लेजिस्लेचर है वो कानून बनाएगा। लेकिन एक कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट के संबंध में ये बात बोली जाती है कि
चाहे तो संबंधित स्टेट जो है वहाँ पे कानून बना सकती है या फिर केंद्र भी वहाँ पे कानून बना सकता है। लेकिन जब भी टकराव की स्थिति आएगी, यानी कि केंद्र ने भी कानून बना रखा है और राज्य ने भी अपना कानून बना दिया है, तो वहाँ पे जो प्रभावी होगा वो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। ये इस आर्टिकल के तहत बताई जाती है। तो आप याद रखिएगा, आर्टिकल 162 एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट का एक्सटेंशन यहाँ पे बताया गया है, यानी कि जो कार्यकारी शक्तियां हैं स्टेट की, उसके एक्सटेंशन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 163 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज गवर्नर। गवर्नर को सहायता करने के लिए यहाँ पे एक मंत्री परिषद होती है। नाम याद रखिएगा, काउंसिल, ना कि कैबिनेट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कैबिनेट नहीं होता है यहाँ पे, वर्ड ये होती है काउंसिल, यानी कि मंत्री परिषद होती है गवर्नर को सहायता करने के लिए, सुझाव देने के लिए। ये बात बोली गई है 163 में। और डिस्क्रिशनरी पावर जो है गवर्नर की, जो विवेकाधिकार है गवर्नर के, वो भी 163 के अंदर दिए गए हैं। विवेकाधिकार की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा, जब भी कोई नई सरकार जैसे चुन के आती है तो जो गवर्नर है उस स्टेट के, वो न्योता देते हैं जो बड़ी पार्टी है, जो मेजोरिटी लेके आई है, उनका जो बहुमत दल का उनका नेता जो है, उनको इनवाइट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो ये इनके पास विवेक अधिकार होता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर की बात की जाती है, तो आर्टिकल 163 इसके बारे में जिक्र करता है। आगे देखते हैं, गवर्नर्स की जो डिस्क्रिशनरी पावर है टू इनवाइट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी अलायंस पोस्ट इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट हैज ऑफन बीन मिसयूज्ड टू फेवर अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। ये बात भी की जाती है कई बार कि ये जो पावर है इनकी, आर्टिकल 163 के तहत जो विवेकाधिकार की शक्ति है इनकी, इसका कई बार दुरुपयोग भी किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, आपने कई सारे स्टेट में भी हाल ही में सुना होगा कि जहाँ पे जो मेजॉरिटी में है पार्टी, उसको ना बुला के सेकंड पार्टी को बुलाया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, गवर्नर के बारे में एक न्यूज़ निकल के आती है, एक वर्ड निकल के आता है कि एजेंट ऑफ द सेंटर, यानी कि केंद्र का एजेंट है गवर्नर एक। तो जैसा केंद्र सरकार चाहेगी वैसा वो करवा सकती है गवर्नर से कुछ केसेस के अंदर। तो इस प्रकार के मामले देखने को मिले हैं गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं जहाँ पर कि पार्टी मेजॉरिटी में थी दूसरी, लेकिन किसी और पार्टी को उनके द्वारा बुलाया गया, कहीं ना कहीं इस प्रकार का बेनिफिट दिया गया सेंटर के दबाव में। तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, तो उसी की बात की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट केस निकल के आता है SR बोमई वाद 1994। इस वाद में क्या कहा गया था कि इसमें बताया गया कि गवर्नर की ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है, इस प्रकार की जो शक्तियाँ हैं 163 के तहत, इनका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट केस है। ये पूछा जा सकता है कि क्या गवर्नर की जो विवेकाधिकार शक्ति हैं उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ये वाद बोलता है SR बोमई केस 1994, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है इसके संबंध में, गवर्नर के संबंध में। यहाँ पे कुछ केसेस की बात की जा रही है। द सुप्रीम कोर्ट इन द नबाम रेबिया जजमेंट, नाम याद रखिए, नबाम रेबिया जजमेंट है 2016 का, रूल्ड दैट द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नर्स डिस्क्रिशन आर्टिकल 163 इज लिमिटेड एंड हिज चॉइस ऑफ एक्शन शुड not be arbitrary or fanciful. It must be a choice dictated by reason, actuated by good faith and tempered by caution. ये बात बोली गई जो मैं भी आपको बता रहा था कि ये दुरुपयोग किया जाता है डिस्क्रिशनरी पावर की, उसके बारे में केस है ये नबाम रेबिया जजमेंट 2016। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो विवेकाधिकार शक्ति है आर्टिकल 163 के तहत वो लिमिटेड है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और इस प्रकार के जो एक्शन है गवर्नर के द्वारा लिए जाते हैं वो गुड फेथ में होने चाहिए, ना कि आर्बिट्ररी होनी चाहिए और फेंसीफुल। यानी कि फेंसीफुल का मतलब वही है कि दिखावे की चीज़ें होनी चाहिए कि उनके द्वारा ये काम किया गया है, गुड फेथ में होने चाहिए और जो एक्चुअल चीज़ें हैं उनको बेसिस पे ही ये डिसीजन होने चाहिए। जो आर्बिट्ररी जो 163 के तहत इनको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है गवर्नर को, तो ये बात बोली गई है नबाम रेबिया जजमेंट 2016 के तहत। कुछ और केसेस देख लेते हैं। यहाँ पे ये बात की गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1968 का, इसने रिकमेंड किया था दैट द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स रूल हैज टू बी ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्सो द गवर्नर शुड एक्सरसाइज हिज ओन जजमेंट इन दिस रिगार्ड। ये क्या बात बोली गई है, ये बात की जा रही है प्रेसिडेंट रूल की, यानी कि राष्ट्रपति शासन जिस राज्य के अंदर लगाया जाता है वो आपको पता होगा अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है 356, इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन ये बात बोली गई है कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि जो रियल फैक्ट है उनके आधार पर बेसिस होना चाहिए, ना कि किसी चीज़ों से कुछ पार्टी से प्रभावित होकर के इस प्रकार के आप जो प्रेसिडेंट रूल है उनको लगा देते हैं, उसकी बात यहाँ पे बोली गई। कई बार देखा होगा इस प्रकार की चीज़ों का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं कई सारे राज्यों के अंदर कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है ताकि चीज़ों को कंट्रोल में रखा जा सके केंद्र के इशारे पर। तो ऑब्जेक्टिव की बात की गई है यहाँ पे कि वो ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव फुल होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव होना चाहिए। इस प्रकार के जो प्रेसिडेंट्स रूल लगाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1968 में ये बात बोली गई थी। फिर है राजमन्नार समिति है 1971 में, इसने रिकमेंड किया था डिलीशन ऑफ द आर्टिकल 356 एंड 357। तो राजमन्नार समिति आई थी 1971 में, इसने बोला था कि आप अनुच्छेद 356 को और 357 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हटा दीजिए, ये रिकमेंडेशन दी थी। द नेसेसरी प्रोविजन फॉर द सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर अंडर आर्टिकल 356 शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार की रिकमेंडेशन दी गई थी राजमन्नार कमेटी के द्वारा कि 356 और 357 आर्टिकल को आप हटा लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे आगे बात की गई है, राजमन्नार समिति कमेटी एम्फेसिस दैट द गवर्नर ऑफ द स्टेट शुड नॉट कंसीडर हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर बट प्ले हिज रोल एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ ये भी इनके द्वारा सुझाव दिया गया था कि जो गवर्नर है राज्य के अंदर, वो केंद्र का एजेंट नहीं होना चाहिए बल्कि हेड ऑफ द स्टेट के रूप में होना चाहिए। वो मतलब उनको इस प्रकार की पावर दी जानी चाहिए कि केंद्र का इतना उसमें योगदान नहीं रहना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी इनडायरेक्टली ये है कि उनकी टर्म फिक्स होनी चाहिए ताकि इस प्रकार का दबाव उनके ऊपर ना बनाया जा सके। हेड ऑफ द स्टेट वो होने चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के, तो उसी प्रकार से काम करने चाहिए, ना कि एजेंट के तौर पे। सरकारी आयोग की बात की जा रही है, सरकारी आयोग 1983 में आया था, फिर ये आगे 1988 इसलिए लिखा है क्योंकि इनके द्वारा जो कमेटी बैठी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उस ईयर को यहाँ पे इन्होंने लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1983 में सेटअप किया गया था सरकारी आयोग, और फिर ये आगे रिकमेंडेशन दिए हैं दैट आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड इन वेरी रेयर केसेज। यहाँ बात की गई है, सरकारी आयोग ने कहा था कि 356 अनुच्छेद का जो प्रयोग है वो बहुत ही कम, बहुत ही महत्वपूर्ण केसों में ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि आप कहीं भी कैसे भी उठा करके 356 लगा देते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं राज्य के अंदर, तो उससे बहुत कुछ प्रभावित होती है, जनजीवन प्रभावित होता है, वहाँ की सरकारों की जो कार्रवाइयाँ प्रभावित होती हैं। तो इस प्रकार की बात बोली गई है सरकारी आयोग के द्वारा। The Commission recommended that before taking action under Article 356, a warning should be issued to the government, to the state government that it is not functioning according to the Constitution. तो सरकारी आयोग ने यह भी कहा था कि यदि आपको 356 अनुच्छेद लगाना है किसी राज्य के अंदर, तो उससे पहले एक आप वार्निंग दे दीजिए स्टेट को कि हम इस प्रकार से आप स्टेट में 356 का शासन लगाएंगे, यदि आप मतलब जो फंक्शनिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की यदि वो नहीं करते हैं, तो इस प्रकार की वार्निंग की बात भी की गई थी सरकारी आयोग के द्वारा। एक और दो केसेज हैं, जस्टिस वी चलैया कमीशन 2002 का, यहाँ पे इनके द्वारा रिकमेंड किया गया था दैट आर्टिकल 356 मस्ट बी यूज्ड स्पेरिंगली एंड ओनली एज रेमेडी ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। यानी इन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 356 है ये लास्ट रिसोर्ट के तौर पर यूज होना चाहिए, ना कि बार बार में बात में कॉमन सी चीज़ों पे आप आर्टिकल 356 थोप देते हैं किसी भी स्टेट के अंदर। ये बात इनके द्वारा बोली गई। आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल एक्शन, मतलब सारे जो प्रयास हैं उनको करने के बाद, जैसे कि वो नोटिस इशू करने की बात की थी सरकारी आयोग ने, उस प्रकार के सारे जो रेमेडीज़ हैं उनको करने के बाद ही आर्टिकल 356 का प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए। बात की जा रही है ऑल एक्शंस अंडर आर्टिकल 256, 257 और 355, ये बात की गई है। पुंछी कमीशन की बात करें, 2007 में पुंछी कमीशन आया, इसने भी अपने को सुझाव दिए हैं राज्यपाल के बारे में। तो ये है आर्टिकल 355 और 356 बी अमेंडेड। इन्होंने सुझाव दिए हैं कि 355 और 356 में कुछ बदलाव होना चाहिए। इट्स शॉर्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट बाय ट्राइंग टू कब देयर मिसयूज बाय द सेंटर। मतलब 356 और 355 आर्टिकल में बदलाव होना चाहिए ताकि सेंटर के द्वारा जो स्टेट है, जो राज्य है, उनका कहीं ना कहीं मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए सेंटर के द्वारा। तो इस प्रकार के बदलाव की ये सिफारिश की थी पुंछी कमीशन ने। तो मुझे आशा है कि आपको पूरा एक बढ़िया ओवरव्यू मिल गया होगा। आप नोटिंग जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें बाद में याद रहें। यहाँ न्यूज है एक, ये 10 रुपये का थैला दे दिया है मल्टी ब्रांड कपड़ों की दुकान थे, खुदरा विक्रेता यानी कि रिटेलर की दुकान थी, उनके ग्राहक के द्वारा कुछ उनसे सामान खरीदा गया और कागज़ के थैले के 10 रुपये उनके द्वारा वसूल किए गए दुकानदार के द्वारा। तो ये जो 10 रुपये अतिरिक्त वसूल करने पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में पहुंच गए ये जो कंज्यूमर हैं, उन्होंने वहां पर विक्रेता पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया। याची ने 2486 रुपये का सामान खरीदा था, यानी कि तकरीबन 2500 रुपये का सामान खरीदा, तो 10 रुपये का थैले का एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया। इसको लेकर ये उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पहुंच गए और उनके द्वारा 1500 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया दुकानदार पे। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है ये, ठीक है, कोई नहीं, आपकी जानकारी के लिए है। यहाँ बात की जा रही है फायरिंग रेंज में आर्मी कर रही है तैयारी, रूस के साथ युद्धाभ्यास अगले महीने से होगा। कहाँ पे होगा? तो जोधपुर की बात यहाँ पे की जा रही है। भारत और रूस की सेना के मध्य युद्धाभ्यास इंद्र 2021 का आयोजन अगले महीने से
होने वाला है यहाँ पे। तो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, याद रखिएगा, ये कई सारे एरियाज़ में होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इंद्र 2021 आपसे पूछा जा सकता है कि ये किन दो के बीच में होगा। ई से इंडिया और इंद्र, इसके अंदर रा छुपा हुआ दिखता नहीं है आपको, रा से आप रूस याद रखिएगा इस प्रकार से। तो इंद्र 2021 भारत और रशिया के बीच में एक सैन्य युद्ध अभ्यास है जो कि राजस्थान के अंदर अगले महीने से होने जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। यहाँ एडिटोरियल है, ये ड्रोन के मामले में भी पता है, ड्रोन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पे। तो ड्रोन हमला देश के मौजूदा सुरक्षा संकट में एक पक्ष और जोड़ा गया है। ड्रोन हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा यहाँ पे जरूरी है। चिंताजनक बात यह है कि ड्रोन का आसान इस्तेमाल आतंकी संगठनों को आकर्षित करता है, क्योंकि आपको पता है इसको बड़ी आसानी से कहीं भी भेजा जा सकता है। तो बात की जा रही है यहाँ पे 27 जून को खबर आई थी, भारत पाकिस्तान सीमा से 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू में हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया ड्रोन के द्वारा। तो ये बात की जा रही है। ड्रोन इसीलिए बहुत अच्छा अट्रैक्टिव आतंकवादियों के लिए होता जा रहा है कि यहाँ पे किसी पर्सन का इस्तेमाल नहीं होता है और इसको आसानी से मतलब नज़रों से छुपा के भी कहीं भी भेजा जा सकता है। तो इसीलिए ये एक अच्छी इनको चीज़ें लग रही हैं, ड्रोन का जो इस्तेमाल है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। इनके द्वारा बताया गया है कि इस तरह के हवाई खतरे को पहचानने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत सेंसर और प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जमीन पर स्थित जगह से संचालित और हवा में तैनात AI लेंस, ISR संसाधन, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरण, ध्वनि एवं इंफ्रारेड सेंसर के संयोग से ड्रोन पहचान प्रणाली तैयार की जा सकती है। निश्चित रूप से जम्मू में हुआ यह ड्रोन हमला देश के मौजूदा सुरक्षा संकट में एक पक्ष और जोड़ गया। इस नई चुनौती से निपटने के लिए यथार्थवादी नियामक नीतियों, कूटनीति एवं सुरक्षा उपायों की ज़रूरत है। तो ये बात बोली जाइए कि किस प्रकार से हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमको इसको रोकना है, इसके बारे में पता लगाना है। जब भी इस प्रकार के ड्रोन स्पॉट किए जाते हैं तो उनके लिए क्या तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो इनके द्वारा बताया गया है कि इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल यदि हम कर सकते हैं तो यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं विफल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बात की जा रही है। यहाँ फिर से चाइना की बात की जा रही है। अमेरिका, चीन और आज़ादी के मायनों में अंतर है, झूठी देशभक्ति की भेंट ना चढ़ें आज़ादी के जश्न। बात की जा रही है CPC अपनी गलतियों की पहचान ना कर उनकी पुनरावृत्ति होने देती है, यानी कि बार बार रिपीट करता है चीन उनको, जबकि अमेरिका अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। जैसे कि ट्रंप के द्वारा जो एक्शन लिए गए हैं उसके विपरीत दिख रहे हैं यहाँ पे। जो बाइडेन जो हैं उनके द्वारा स्वीकारा गया है कि कुछ एक्शंस खराब लिए गए हैं, कुछ गलत नीतियाँ बनाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन चीन अपनी बातों को वहीं दोहराता रहता है, उनको बार बार रिपीट करता है। वही 100वें दिवस की बात की जा रही है, किस प्रकार से चीन कहता है कि हम मानवाधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन मानवाधिकार हनन के मामले में चीन सबसे आगे है। देखा जाए तो बात की जा रही है हांगकांग की, जिनजियांग प्रांत के बारे में बात की जा रही है। मुसलमान कम्युनिटी है उगियार, उन पर जो उनके मानवाधिकारों का जो हनन किया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चीन करता रहता है, कुछ ना कुछ गलत हरकतें करता रहता है। मैंने आपको बताया था, अभी उसने नया अपना लक्ष्य सेट कर दिया है कि अब हमको ताइवान को भी, जैसे हमने हांगकांग को कंट्रोल किया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बना के, इसी प्रकार से ताइवान को भी कंट्रोल करना है, अपने कब्जे में लेके आना है, अपने कंट्रोल में लेके आना है। क्योंकि ताइवान अपनी अलग से कंट्री बनाने की, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की बात करता है, अलग होने की बात करता है चीन से। तो इस प्रकार के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं चीन के द्वारा। तो ये बहुत दिनों से चर्चा में चल रही है। तो मुझे आशा है कि कुछ चीज़ें आपको अब तो याद हो गई होंगी कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की बात चल रही है, कौन कौन से इश्यूज़ मेनली चीन के अंदर चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बार बार यदि आप देखते रहेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगी। यहाँ बात की जा रही है, आभा सिंह जी हैं, ये एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो बात कर रही हैं कोविड का जो टीकाकरण है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो भारत में कोविड टीकाकरण अभियान चल रहा है, हर क्षेत्र में महिलाओं की उपेक्षा होती है, यहाँ भी हो रही है। इस टीकाकरण अभियान में ऐसी ही स्थिति नजर आती है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के टीके कम लग रहे हैं। अब इसकी क्या बात है? कोई भी बीमारी जात पात धर्म या लिंग देखकर नहीं आती, तो फिर इलाज में भेदभाव क्यों नजर आता है? यही सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है। संविधान अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं ये। अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी देश का हो, कहीं से भी हो, और हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार देता है। टीकाकरण में ना सिर्फ स्त्री पुरुष में भेदभाव नजर आता है, बल्कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी फर्क देखा गया है। ये बात इनके द्वारा बताई जा रही है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में देखें तो शहरी इलाकों में ज़्यादा टीकाकरण हुआ है कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़। तो कोविड के टीके शहरों में कहीं ज़्यादा लगे हैं, कारण अनेक हैं। एक कारण तो ऑनलाइन पंजीकरण, ये भी एक समस्या है कि गांव के एरिया में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने अवेयर नहीं हैं जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें और ऑनलाइन पंजीकरण करा सकें। यह भी एक मेजर समस्या है। गांव में डिजिटल साक्षरता और स्मार्टफोन की पहुंच सीमित है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र अक्सर बहुत दूर होते हैं। इन केंद्रों तक ग्रामीणों को ले जाना भी चुनौती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है।
वर्ष 19-20 में किए गए 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने स्पष्ट डिजिटल लिंग विभाजन दिखाया। यहाँ पे ये इनके द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था, इसमें बताया गया था कि जो डिजिटल लेवल पे हम बात करें तो वहाँ पे डिजिटल लिंग विभाजन दिखाया गया है कि मतलब जो मेल और फीमेल हैं उनमें अगर हम देखा जाए कंपेरिजन करें तो जो डिजिटल जो चीज़ें हैं आजकल जैसे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, तो उसमें अभी मेल्स की जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो काफ़ी ज़्यादा है फीमेल्स के मुकाबले। तो ये बात की गई है सर्वेक्षण में। लोगों में से 38% पुरुषों की तुलना में 58% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग ही नहीं किया। देख सकते हैं ये बात की गई डिजिटल डिवाइड की। अब जब तीसरी लहर के आने की आशंका है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पूरी आबादी को जानलेवा कोविड बीमारी से बचाया जाए, ये बात की जा रही है इनके द्वारा। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इस साल अप्रैल में भारत में किए गए कोविड-19 टीकाकरण रुझान में सर्वेक्षण पाया गया कि 50% से अधिक कंपनियां अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए टीकाकरण की सुविधा प्रदान करने की योजना बना रही हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय द्वारा मार्च में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 93% ग्रामीण महिलाएं और 77% शहरी महिलाएं अनौपचारिक रोजगार में हैं, जहां अधिकतर नियोक्ता श्रमिकों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। तो ये बात की जा रही है टीकाकरण के पूर्ण रूप से कि किस प्रकार से भेदभाव देखा जा रहा है, मतलब उसमें भी इक्विटी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 की कि जीवन जीने का अधिकार सबका समान है, चाहे गांव में रहे, चाहे शहरों में रहे, चाहे पुलिस हो, चाहे महिलाएं हो, सबको बराबर हक है। तो सबको बराबर रूप से टीका मिलना चाहिए। सरकार को ये जो समस्या है इनको सॉल्व करना चाहिए और जल्द से जल्द लोगों को टीका लगाना चाहिए, क्योंकि इस महामारी से निजात जल्द से जल्द पाना जरूरी। एक ही अभी सॉल्यूशन है, वो है वैक्सीनेशन। यहाँ न्यूज़ है पेज नंबर 9 पे एक नया नियम निकल के आया है, ये बात की जा रही है डायरेक्ट सेलिंग। जैसे कि आपने एमवे कंपनी है, आपने नाम सुना होगा एमवे का। ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट बेचने का काम करती हैं, सेल करने का काम करती हैं। डायरेक्ट सेलिंग चलती है इनकी, मतलब ये एमवे कंपनी है और कस्टमर को सेलिंग करती है, लेकिन इनका तरीका अलग है। ये आप देखिए, ये ग्राफ देखिए आप इनका, ये पिरामिड इनके द्वारा बनाया गया है। मान लीजिए ये एमवे का कोई हेड पर्सन है, ये अपने नीचे 2 पर्सन, इसके नीचे, फिर इसके नीचे चेन सिस्टम ये पूरा बनता जा रहा है। मतलब कि एमवे का जो पर्सन है, जो लीडिंग पर्सन है, वो अपने नीचे कुछ लोगों को जोड़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आप हमारा सामान सेल कराइए, तो उनको जो सामान सेल होगा इस पर्सन को कमीशन मिलेगा। फिर ये अपने नीचे जिन पर्सन को जोड़ देंगे, इनको जब ये सामान सेल करेंगे तो इनको भी कमीशन मिलेगा, इनको भी कुछ मिलेगा, इनके नीचे भी मिलेगा, फिर ऊपर इस प्रकार से चेन चलती जाती है। तो इसको लेकर के अभी नए नियम आ रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, समझ गए आप, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अमेजन का मैंने आपको एमबीए का आपको मैंने एग्जांपल दिया है। तो ये पिरामिड बनाने की अनुमति अभी नहीं होगी, ये चेन सिस्टम काम नहीं करेगा, तो बदलना होगा मॉडल, ये बात की जा रही है। ई कॉमर्स कंपनियों के बाद अब सरकार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए सख्त नियम बनाने जा रही है, ये बात की गई। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 तैयार यहाँ पे किया है, ये बात की जा रही है। इससे पहले मंत्रालय ने 2016 में इन कंपनियों के लिए दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन जारी किए थे, परंतु दिशा निर्देश परामर्श के रूप में थे। नियमों के मसौदे में प्रावधानों को उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है। मसौदा नियम के अनुसार ग्राहकों को सीधे सामान बेचने वाली कंपनियों को ग्राहकों की बहुस्तरीय नेटवर्क योजना तथा एक से पैसा लेकर दूसरे को देने की योजना बढ़ावा देने पर पाबंदी होगी, यानी कि ये अब पिरामिड सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करेगा। और इसके अलावा बताया गया कि DPIIT से पास पंजीकरण अनिवार्य है यहाँ पे, यानी कि रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा इस प्रकार की कंपनियों को DPIIT के तहत, ये बात बोली गई है। 21 जुलाई तक लोगों से उपभोक्ता मंत्रालय ने सुझाव मांगे हैं, तो ये बात यहाँ पे की गई है। और 3 तरह के अधिकारियों को कंपनियों में नियुक्त करना पड़ेगा, इस प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए अब नई गाइडलाइंस लेकर के आई जा रही हैं। जून का डेटा जारी किया है जीएसटी कलेक्शन का। जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से इस बार कम रहा है, तो ये बता रहे हैं 92,849 करोड़ रुपए यहाँ पर ये कलेक्शन हुआ है, जो कि थोड़ा कम यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये बात की जा रही है जीएसटी कलेक्शन की। यहाँ बात की जा रही है काले धन की। तो आरटीआई के तहत बताया जा रहा है सीबीडीटी ने अघोषित आय का पता लगाया यहाँ पे। काले धन का नहीं तोड़, पनामा में भारतीयों के 20,000 करोड़। पनामा क्या है ये बात की जा रही है पनामा पेपर्स की। पनामा पेपर्स क्या है? पनामा एक कंट्री है, पनामा एक प्लेस है, वहाँ पे एक कंपनी है, इसका नाम देखिए आप। ये बात की जा रही है पनामा की लॉ फर्म की, मोसेक फोंसेका नाम है इसका, मोसेक फोंसेका। ये पनामा के अंदर एक लॉ फर्म है। तो ये लॉ फर्म क्या करती है, जैसे कि जो भारत के अंदर या अन्य देशों के अंदर जो अच्छे धनाढ्य लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पे टैक्स बचाना चाहते हैं। तो ये जो कंपनी है मोसेक फोंसेका, ये लॉ फर्म है,
ये क्या करती है कि ये इन लोगों से पैसा लेती है और शेल कंपनियां स्टार्ट करती है। शेल कंपनियां कौन सी कंपनी होती हैं? इनका कोई अस्तित्व एक्चुअली में होता नहीं है। शेल कंपनी ये केवल कागजों पर डेवलप की जाती हैं। शेल कंपनी डेवलप की जाती हैं ऐसे देशों में जहां पर कि टैक्स की रेट बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो लॉ फॉर्म है ये शेल कंपनियां इनके लिए बनाती है। ये जो धनाढ़ लोग हैं इनका पैसा वहाँ पे लगाती है और उन पर जो बहुत अच्छा रिटर्न होता है टैक्स बचा करके, तो इनको ये कमा करके देती है। तो ये है पूरा पनामा पेपर्स। तो इसमें हुआ क्या था, क्यों ये इतना उजागर हुआ? 2016 में दुनिया के 100 मीडिया संस्थानों के संगठन था कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने पनामा की लॉ फर्म मोसेक फोंसेका से प्राप्त लगभग 1.15 करोड़ गुप्त दस्तावेज के जरिए छिपाई गई संपत्ति का खुलासा किया है। मतलब ये पनामा पेपर्स का इन्वेस्टिगेशन किया गया, ये पनामा पेपर्स कलेक्ट किए गए, इसीलिए इसका नाम हो गया पनामा पेपर्स, क्योंकि पनामा के अंदर ये लॉ फर्म इस्टेब्लिश थी, वहाँ से ये पेपर्स पकड़े गए, इसीलिए इसको नाम दिया गया पनामा पेपर्स। तो इस खुलासे ने दुनिया भर की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया, ये बात बताई गई यहाँ पे। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि 500 भारतीयों के नाम भी शामिल हैं इन पेपर्स के अंदर। तो बात की जा रही है इसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, इस प्रकार के नाम ये शामिल हैं। बात ये की जा रही है कि नए आंकड़ों के अनुसार जून 2021 तक ये राशि 20,000 करोड़ से अधिक हो जाएगी, ये बात बोली जा रही है। तो काफ़ी अच्छा मोटी खासी रकम इसके अंदर लोगों के द्वारा लगाई गई है। ये जो शेल कंपनी डेवलप की जाती हैं टैक्स से बचने के लिए इस प्रकार का काम किया जाता है। तो बता रहे हैं पनामा पेपर्स खुलासे के बाद से भारत में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित मतलब होता है अनडिक्लेयर्ड इनकम। अनडिक्लेयर्ड इनकम पर बहुत हैवी रेट से टैक्स लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं 60% की दर से आपका टैक्स लगाया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपके यदि 1 लाख रुपए पकड़े गए अनडिक्लेयर्ड इनकम के रूप में, तो महज आपको इसका 40,000 रुपये ही मिलेंगे। 60,000 सरकार आपके जब्त कर लेगी, यानी कि अपने पास रख लेगी। तो ये बात बताई गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सूचना का अधिकार के एक आवेदन के जवाब बताया कि उनके द्वारा जून 2021 तक पनामा पेपर से जुड़ी 20,078 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया गया है। सीबीडीटी ने पिछले महीने तक देश के विभिन्न अदालतों में काला धन अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत 46 मामले दायर भी किए हैं। तो सीबीडीटी अब इसे आगे बढ़ा रहा है। और तो ये आपको पता होना चाहिए क्या इशू है पनामा पेपर्स का, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकल के आया है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।